तो पहले आप स्टार्ट करेंगे हमारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट नॉन मेटल से। ये तीन हमारे नॉन मेटल हैं। उसके बाद जो हमारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स मेटल्स हैं वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करते हैं जहां पे आपने कल खत्म किया था। कल आपने बल्क एलिमेंट पढ़ा था लास्ट, फॉस्फेट। फॉस्फोरस उसका कंपोनेंट था, वही आप आज डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्टिंग पर करेंगे फॉस्फोरस से। इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी। कल मैंने बताया था एटीपी की फुल फॉर्म थी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट्स जो होते हैं वो फॉस्फोरस की वजह से बन पाते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है एटीपी का। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन एपेटाइट which is a major component of bone tissues in skeleton of vertebrates। जो भी हमारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनको आप वर्टिब्रेट बोलते हो, जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, उनके बोन टिश्यूज के अंदर एक कंपोनेंट होता है बोन एपेटाइट, उसको बनाने के लिए भी यूज होता है। फॉर्मूला देखो, 5 कैल्शियम है, 4 हमारे पास हमारे पीओ आ रहे हैं, पीओ ग्रुप आ रहा है। तो पीओ ग्रुप के अंदर फॉस्फोरस हमारा प्रेजेंट है। तो ये बोन एपेटाइट का मेन कंपोनेंट है। बोन एपेटाइट से हम बनाते हैं बोन टिश्यूज, और बोन टिश्यूज हमारे प्रेजेंट होते हैं स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर। और लास्टली मैंने यहाँ पे बोला इट ऑल्सो स्ट्रेंथ एंश्योरिंग मटेरियल ऑफ टीथ। जो हमारे दांत होती हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ को भी ये इंश्योर करेगा, मतलब उनको डिसाइड करेगा। अगर अपनी बॉडी के अंदर फॉस्फोरस जो होगा वो बैलेंस्ड अमाउंट में होगा तो हमारे जो टीथ रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, नहीं तो एक मुक्के में 6 टूट जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा केस था फॉस्फोरस का। पहला एलिमेंट था, तीन ही बातें हैं इसके अंदर। एटीपी के अंदर आएगा, बोन एपेटाइट के अंदर आएगा, और टीथ की स्ट्रेंथ को इंश्योर करता है। ये तीन ही बातें हम यहाँ पे डिस्कस करनी थी। फिर नेक्स्ट हमारे पास हमारी नॉन मेटल आ जाएगी, नॉन मेटल एलिमेंट क्लोरीन। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज द मेजर एनायन फाउंड विद इन एंड आउटसाइड द सेल। कल आप सेल की बात कर रहे थे ना, मैंने आपको एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स बताए थे, सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताया था। तो उनके अंदर मैंने बोला था कि जो हमारे पास हमारा सोडियम है वो सेल के अंदर रहेगा, जो हमारा पोटेशियम है वो सेल के बाहर होता है। तो ये दोनों तरफ मिलेगा, ये सेल के अंदर भी मिलेगा और सेल के बाहर भी मिलेगा। उसके बाद मैंने बोला इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड मैमल्स एज NaCl इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा जो क्लोरीन है वो एज ए NaCl प्लांट्स के लिए भी जरूरी है और मैमल्स के लिए भी जरूरी है, और हमारे लिए तो है ही, आपको पता है टाटा नमक देश का नमक, तो हमारे लिए भी ये काफी जरूरी रहेगा। उसके बाद और इसका क्या यूज है, क्लोरीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एज ए HCl। तो इन HCl इट इज एसेंशियल इन डाइजेस्टिव जूसेस। जब आप खाना खा लेते हो, खाना वगैरह खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए जो जूसेस वगैरह जो जूसेस वगैरह हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होते हैं, यानी कि HCl, तो वो यहाँ पे डाइजेशन में काम आएगा, वहां पे भी क्लोरीन प्रेजेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन लीड्स टू इम्पेयर्ड ग्रोथ। अगर हमारी बॉडी में क्लोरीन की कमी हो जाएगी तो ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, जो बैलेंस ग्रोथ होती है, वो नहीं हो पाएगी। तो ये इसके साइड इफेक्ट है अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पहले मैंने छोटा सा फॉस्फोरस डिस्कस किया, फिर मैंने छोटा सा क्लोरीन डिस्कस किया। क्लोरीन में भी हमने तीन ही बातें पढ़ी हैं। हमने बोला कि ये सेल के अंदर भी मिलेगा, सेल के बाहर भी मिलेगा, पहली चीज मैंने आपको ये बताई। दूसरी चीज मैंने बताई कि ये प्लांट्स और मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एज ए NaCl इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी उनके लिए नेसेसरी होता है एज ए NaCl इलेक्ट्रोलाइट। तीसरी चीज मैंने बोली कि ये एज ए HCl प्रेजेंट है डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर। और फाइनली मैंने इसकी डेफिशिएंसी बताई, अगर क्लोरीन की डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ में दिक्कत आती है, बॉडी की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती है। दो यहाँ पे नॉन मेटल्स आपने डिस्कस कर ली। अब आ गई आप अपनी थर्ड नॉन मेटल पे, विच इज आयोडीन। आयोडीन का हमारे पास एक ही फंक्शन है, इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड का जो हार्मोन होता है इसका नाम होता है थायरोक्सिन। तो अगर आपको जरूरी लगे तो नोट कर लेना, अदरवाइज इतना कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो हमारा आयोडीन है थायराइड के हार्मोन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब थायरोक्सिन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। थायराइड के बारे में आपको पता ही है,
थायराइड वाली प्रॉब्लम जिनको होती है वो या तो एकदम से काफी जो है वो हेल्दी हो जाती हैं, मोटे हो जाती हैं, या काफी एकदम से पतले हो जाती हैं। और थायराइड ग्लैंड के अंदर ये दिक्कत आती है जो आपके गले में प्रेजेंट होता है। तो ये थायरॉक्सिन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ रेगुलेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया ये जरूरी है बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और ग्रोथ रेगुलेशन के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। नहीं तो आप एकदम से हेल्दी हो जाओगे या एकदम से बिल्कुल ही थिन हो जाओगे तो वो प्रॉब्लम हमें आ सकती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। तो ये तीन हमारे पास हमारी नॉन मेटल्स थी। इन तीनों नॉन मेटल्स के जो भी हमारे पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। मुझे पता है कि समझाने वाला काम इसमें थोड़ा सा कम है। जो फैक्ट हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट हैं जो आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे नॉन मेडिकल वाले बच्चों को, और कुछ हमारी सिंपल बातें हैं जो सबको समझ में आ रही हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक ही है जो अपन ने कल भी किया था। आज आप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तीन एलिमेंट मैंने यहाँ पे बता दिए, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आयोडीन। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ पे तीन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स आपने डिस्कस कर लिए और ये तीनों के तीनों हमारे नॉन मेटल्स थे। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं मैंगनीज पढ़ रहा हूँ। मैंगनीज के बाद मैं आपको जितने भी करवाऊंगा वो सारे के सारे हमारे मेटल रहेंगे। चार तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे मैंगनीज लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है, कोबाल्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा हमें जिंक भी पढ़ना है, सेलेनियम भी पढ़ना है। तो जब आप इन सबको कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम बचेगा अपने पास, उस टाइम के अंदर जिंक और सेलेनियम जो है वो मैं आपके सामने ही बोर्ड पे लिख दूंगा और समझा दूंगा। ज्यादा बातें उसके अंदर समझने वाली हैं भी नहीं, नॉर्मल बातें हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं मैंगनीज से। मैंगनीज की पहली बात मैंने क्या लिखी हुई है, इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए जरूरी है। इट एक्टिवेट्स लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। तो बहुत ज्यादा एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है। अगर मैं आपको एक रफली डाटा दूं तो हमारी बॉडी के अंदर 70 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जिनको ये एक्टिवेट करता है। उसके बाद मैंने बोला मैंगनीज टू एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द लीवर कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया which is carried by blood to kidneys and excreted as a urine। तो यहाँ पे मैंने ये बताया जो हमारे मैंगनीज के एंजाइम्स होते हैं, और स्पेशली मैंने यहाँ पे मेंशन किया मैंगनीज 2 पॉजिटिव। तो हमारे Mn2 पॉजिटिव वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो लीवर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं उनको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। ये भी आप अभी आप पढ़ेंगे। इसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से भी पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो यहाँ पे हमारे जो मैंगनीज के एंजाइम्स हैं वो लीवर के अंदर जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो यूरिया में कन्वर्ट करता है। फिर वो यूरिया जो है वो ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा और बाद में हम यूरिन के अंदर उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा एंजाइम है। तो ये हमारे पास हमारा मैंगनीज था। बस यहाँ पे अपने को दो ही बातें पढ़नी थी। एक तो ये लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे मैंने बताया रफली 70 के अराउंड, 70 के अराउंड एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। और दूसरा जो भी हमारे लीवर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट थे जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उनको यूरिया में कन्वर्ट करके ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचाएगा जहां पे आप उसको एक्सक्रीट कर देंगे यूरिन के साथ। तो ये हमारे पास हमारा मैंगनीज था जिसके यूजेस वगैरह जिसके फायदे वगैरह आपने पढ़े। ये भी ट्रेस एलिमेंट है, बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायर होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आयरन। आयरन वाला जो हमारा केस है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर आयरन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एज ए पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। तो ये मैं आपको बार बार नाम से बता ही रहा हूँ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि आप ये थ्योरी वाले टॉपिक्स कर रहे हैं। जब अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आप मेटेलो पोरफायरिन्स को पढ़ेंगे।
तो पोरफायरिन जो होती हैं वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती हैं। क्या होती हैं, ज्यादा जानकारी मैं इसके बारे में आपको कल ही दूंगा। तो यहाँ पे भी मैंने यही बोला, आयरन जो है इट इज फाउंड एज पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि Hb। Hb है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, एंड Mb है यहाँ पे मायोग्लोबिन। शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज की हुई है, आप भी कर सकते हो, नंबर भी घटेंगे, मैंने आपको मीनिंग बता दिया। Hb जो है वो हीमोग्लोबिन है, Mb जो है वो मायोग्लोबिन है। तो आयरन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एज ए पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। इन दोनों को आप हीम प्रोटीन्स भी बोलते हैं, हीम प्रोटीन्स। जो हमारा हीम प्रोटीन है वो ग्लोबिन नाम के प्रोटीन के साथ भी कंबाइन होगा, हीम मॉलिक्यूल। हीम मॉलिक्यूल ग्लोबिन नाम के प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे पास जो हमारा आयरन है वो मेनली हमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की फॉर्म में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो आउट ऑफ टोटल आयरन इन ह्यूमन बॉडी 70% is present as hemoglobin, 3% is present as myoglobin, and remaining iron is stored as ferritin. ferritin भी हमारा प्रोटीन है। तो हमारी बॉडी में जितना भी आयरन प्रेजेंट है उसमें से 70% आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, 3% आयरन जो है वो मायोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। बाकी रफली जो हमारे पास 27% आयरन बचा उसको हम स्टोर करके रखते हैं एज ए फेरिटिन प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। इट इज ए मेजर स्टोरेज प्रोटीन, फेरिटिन की बात कर रहा हूं मैं। फेरिटिन इज ए मेजर स्टोरेज प्रोटीन इन मैमल्स बट आल्सो फाउंड इन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट एंड फंजाई। तो हमारे पास जो हमारा फेरिटिन है वो स्टोरेज प्रोटीन होता है मैमल्स में। मैमल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन को ये स्टोर कर रहा है। लार्ज अमाउंट में इसलिए बोल रहा हूं, जितना आयरन मायोग्लोबिन के अंदर है ना उससे 9 गुना ज्यादा फेरिटिन के अंदर है। तो लार्ज अमाउंट है, इसके अकॉर्डिंग मैंने लार्ज बोला। मैमल्स के अंदर इसकी लार्ज अमाउंट जो है वो स्टोर होती है, लेकिन प्लांट्स में भी मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और फंजाई के अंदर भी मिलेगा। इसको कई फंगी बोलते हैं, तो वो आपका मर्जी है, जो मर्जी बोलो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। उसके बाद इट इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जहां पे फेरिटिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फेरिटिन जो होता है वो स्प्लीन में डिस्ट्रीब्यूट है, बॉडी पार्ट है, लीवर में डिस्ट्रीब्यूट है और बोन मैरो में डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये हमारे पास हमारा आयरन का केस है। इसको अभी आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब कल आप हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आप वो वाली चीजें भी इसके अंदर जोड़ सकते हो बाद में, जब आपको पेपर में ये मिल जाएगा। तो मेन चीजें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये एज ए पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। 70% तो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, 3% होता है मायोग्लोबिन में, और बाकी का जो 27% है वो फेरिटिन प्रोटीन के अंदर स्टोर होता है। फेरिटिन प्रोटीन जो है हमारा वो लार्जली हमें मिलता है मैमल्स के अंदर, प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और फंजाई के अंदर। उसके बाद लास्टली मैंने ये बताया कि जो हमारा फेरिटिन प्रोटीन है वो स्टोर होता है स्प्लीन में, बोन मैरो में और उसी के साथ साथ लीवर में। तो ये हमारा आयरन था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा जाता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो। चलिए, तो ये हमारे पास हमारा केस था आयरन का। आयरन भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी हमारा एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा कॉपर। तो कॉपर जो है हमारा, कॉपर इन हीमोसाइनिन प्रोटीन। तो हमारी बॉडी के अंदर एक और प्रोटीन है हेमोसाइनिन, उसके अंदर कॉपर जो है वो प्रेजेंट है। तो कॉपर इन हेमोसाइनिन प्रोटीन इज ऑक्सीजन कैरियर एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू एक्वेटिक क्रिएचर्स। तो अगर हमारा कॉपर जो है वो हीमोसाइनिन प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है तो वो एज ए ऑक्सीजन कैरियर काम करता है, और जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने में काम आता है। उसके बाद कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन
एंड आयरन मेटाबॉलिज्म इन बॉडी इन होमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जो हमारे एंजाइम्स हैं, ऐसे एंजाइम्स जिनके अंदर कॉपर प्रेजेंट है, वो बहुत ही ज्यादा काम आती हैं। क्या क्या काम आते हैं मैंने बताया, स्किन की पिगमेंटेशन में, ब्रेन की फंक्शनिंग में, और जब आप हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन बना रही है, तो उसमें आयरन की मेटाबॉलिज्म में भी काम आएगा। तो ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। अगर हमारी बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो 2 तरह की डिसीजेज हैं जो पॉसिबल है। पहली डिसीज है एनीमिया और दूसरी डिसीज है हमारी विल्सन डिसीज। दोनों की मैं 1 बाय 1 बात कर देता हूँ। एनीमिया से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों का जो कंटेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो खून की कमी। एनीमिया से हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी पीली पड़ जाएगी। उसके अलावा काफी ज्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें 2 सजेशंस देता है, या तो आयरन वाली गोलियां खानी पड़ेंगी या हमें किसी और बंदे का ब्लड जो है वो अपनी बॉडी के अंदर डलवाना पड़ेगा। तो एनीमिया जो है वो काफी डेंजरस डिसीज है। अगर नॉर्मली कवर हो जाए तो कवर हो जाए। कभी भी ये सजेशन नहीं लेनी चाहिए कि किसी और का ब्लड जो है वो खुद पे चढ़वा लो, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप अपने अपने कोई नेचुरल ट्रीटमेंट से या मेडिसिन से ठीक हो सकते हो तो वो अच्छी चीज है। ब्लड चढ़वाना जो होता है वो अच्छा ऑप्शन नहीं होता। तो ये पहली मैंने आपको डिसीज बताई, कॉपर की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। फटाफट इसको पढ़ देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर causes anemia which decreases total iron and heme content in blood and tissues। हीम कंटेंट का मेरा मतलब है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों। तो टोटल आयरन एंड हीम कंटेंट इन ब्लड एंड टिश्यूज। तो अगर ब्लड के अंदर हीम कम हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो ब्लड की कमी आनी शुरू हो जाएगी। यही मैं आपको बता रहा था। ये थी हमारे पास हमारी पहली डिसीज जो कॉपर की डेफिशिएंसी से हो सकती है। फिर सेकेंडली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सेकंड डिसीज है, उसका नेम है यहाँ पे विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज जो होती है वो एनीमिया से भी काफी ज्यादा डेंजरस है। विल्सन डिसीज में आदमी के ब्रेन पे, मतलब पर्सन के ब्रेन पे या उसके किडनीज पे और लीवर पे डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट आते हैं, बहुत बुरे इफेक्ट आते हैं। और ये जो चीजें होती हैं ये फटाफट खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि अगर आपके बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी है और विल्सन डिसीज हो गई है तो वो हमारे लिए काफी डेंजरस होती है। वहां पे सीधा ब्रेन में, लीवर पे और किडनी पे अटैक होता है, उनको वीक करना स्टार्ट कर देती है हमारी बॉडी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं जिसमें एडिटा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। अब ये एडिटा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है मैं थोड़ा सा फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। एडिटा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। तो EDTA स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं फटाफट। तो यहाँ पे अपने पास अपना सबसे पहले इथाइलिन होगा। इथाइलिन के साथ 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों नाइट्रोजन पे एसिटेट ग्रुप लगा होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देता हूं, इसमें हमारे पास 6 डोनर एटम है, 4 तो ये रहे और 2 ये रहे। तो ये हमारा 6 डोनर एटम है। क्या करेगा ये, अपन इसकी कॉपर से रिएक्शन करवानी है। ये कॉपर आयंस के साथ रिएक्ट करता है और उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होगा, कॉपर जो होगा वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है, हमारी जो तबीयत है वो थोड़ी सी सेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने यही चीज बताई हुई है। डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर कैन आल्सो कॉज विल्सन डिसीज which can be cured by giving एडिटा कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड मेडिसिन्स। तो विल्सन डिसीज के अंदर जैसे मैंने बताया कॉपर जो है वो डेफिशिएंट होता है या एक्सेस में प्रेजेंट होता है। सॉरी, यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं आएगी, यहाँ पे एक्सेस आएगा। हमारी बॉडी के अंदर जो कॉपर होता है वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है।
तो उस एक्सेस कॉपर को बाहर निकालने के लिए हम एडिटा का यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके साथ मिलके बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा कॉपर था। कॉपर को मैंने ऐसे ट्रेस एलिमेंट, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट एक्सप्लेन किया। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ वो तो लग ही रहा है। चलो अच्छी बात है। तो ये हमारे पास हमारा एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट था कॉपर। नेक्स्ट आ गए हैं हम हमारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट पे, कोबाल्ट पे। अब कोबाल्ट के लिए हम कुछ एक बातें पढ़ लेते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स एंड मैमल्स। ऑर्गेनिजम्स के लिए भी जरूरी है, मैमल्स के लिए भी जरूरी है। इट एक्टिवेट्स नंबर ऑफ एंजाइम्स। ये भी लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12। जो हमारा विटामिन B12 है उसका ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और विटामिन डी जो होता है वो हम विटामिन B12 जो होता है वो हमारे लिए काफी जरूरी होता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए। तो उसके लिए मतलब अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, ब्लड होगा, तभी आप अपनी बॉडी को अच्छे से यूज कर पाएंगे, वर्कआउट उससे ले पाएंगे। तो इसलिए भी हमारे पास काफी जरूरी है। तो आप इसमें ये चीज ऐड कर सकते हो, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए भी काम आता है। इट इज हाईली टॉक्सिक टू प्लांट्स। प्लांट्स के लिए काफी टॉक्सिक है, प्लांट्स के लिए आप इसको यूज नहीं करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ कोबाल्ट इन सॉइल अफेक्ट हेल्थ ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स। जो हमारे वो एनिमल्स हैं जो चारा वगैरह खाते हैं, जो घास वगैरह चरती हैं, अगर वहां पे जो घास चर रही हैं, वो वहां पे जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर अगर कोबाल्ट की अमाउंट कम होगी तो हमारे जो बीमार जो एनिमल्स होंगे, ग्रेजिंग एनिमल्स, वो बीमार होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी सॉइल होती है उस सॉइल के अंदर थोड़ा सा एडवांस यानी कि हम अपने तरीके से सिंथेटिक तरीके से कोबाल्ट को ऐड कर देते हैं, ताकि वहां पे जो भी हमारी घास वगैरह उगेगी उसको खा के वो हेल्थी रह सके। तो ये हमारे पास हमारे कोबाल्ट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विटामिन B12 का। दूसरा पॉइंट था कि ये लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और तीसरा मैंने बताया कि अगर ये सॉइल के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होगी, सॉइल के अंदर इसकी कमी होगी, तो ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं, जो घास वगैरह चरते हैं, उनकी हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो ये था हमारे पास हमारा कोबाल्ट। ये भी पेपर में काफी बार पूछा जाता है। आपा ने यहाँ पे टोटल 7 एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया, जिसमें 3 हमारे पास मेटल्स थी और 4 हमारे पास हमारी नॉन मेटल्स थी। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हमारे रह गए हैं, एक है हमारा जिंक और दूसरा है हमारा सेलेनियम। तो वो मैं आपको यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ और साथ साथ बता देता हूँ। ज्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीजें आप वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपा ने यहाँ पे अभी 2 एलिमेंट और डिस्कस करने हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेलेनियम से। सेलेनियम जो है हमारा वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है। और ग्रुप 16 में आप बोलोगे सर पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में तो नॉन मेटल्स होती हैं। तो सेलेनियम जो है वो लोअर एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो इसको आप मेटल ही बोलते होते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं लिख देता हूँ। इट इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर मैमल्स एंड प्लांट्स। तो ये बहुत ही हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स है मैमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। उसके बाद इट इज essential constituent of some enzymes and protects biological system
against oxidants and protect against heavy metal ions. दूसरी लाइन यहाँ पे मैंने क्या लिखी, जो हमारा सेलेनियम है वो कुछ एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखो अपन इतने सारे एग्जांपल पढ़ लिए तो आपको एक मोटी मोटी बात तो समझ में आएगी होगी, और कुछ आप लिखो ना लिखो ये चीज जरूर लिख देना कि ये हमारे कुछ एंजाइम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। ये तो हर एक चीज में ही आ रहा है हमारे पास, कोई ना कोई मेटल आपको ऐसी मिली जाती है जो एंजाइम्स के लिए बड़ी जरूरी है, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रही है। तो ये एक आधी लाइन जो है ये तो आप हर किसी में लिख ही सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो हमारा सेलेनियम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कुछ एंजाइम का, और ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेंट से, और जो हमारी हैवी मेटल आयंस है, हैवी मेटल आयंस में यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ, जैसे मरकरी होगी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, मोलिब्डेनम हो गया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, लेड हो गया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो उनसे भी हमें ये प्रोटेक्ट करती हैं ये वाले एंजाइम्स जो सेलेनियम वाले होती हैं। ये इसका हमारे पास हमारा यूज हो गया। अब आप इसके डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम in human results in degenerative condition of heart. अगर हमारी बॉडी में सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वहां पे हार्ट जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हमारा सेलेनियम एलिमेंट था। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। चलो, तो ये था अपने पास अपना सेलेनियम। हम आ गए हैं हमारे लास्ट एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट पे। जो थ्योरी के टॉपिक्स थे वो हमारे खत्म हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि थ्योरी खत्म हो जाएगी, थ्योरी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। थ्योरी हमारी चलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग नए कंसेप्ट भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप लाइनें पढ़ पढ़ के रट्टा मारते रहेंगे। तो कल से फिर आप डिस्कस करेंगे मेटेलोपोरफायरिन्स। आज आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट हमारा एलिमेंट है जिंक। तो लिखोगे इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हमारा एसेंशियल एलिमेंट है। इट प्लेज important role in enzyme system of plants and animals। तो जैसा कि मैंने बताया था कॉमन लाइन में हर किसी में आई जाएगी। ये भी जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं उनके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। इट बिहेव्स एज लुईस एसिड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन ये घूमता रहता है, एज ए लुईस एसिड जो है ये घूमता रहेगा। अब देखो जो हमारा जिंक है ना, जिंक के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। एक है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज और दूसरा है हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इन दोनों के यूजेस में बता रहा हूं, इसीलिए अपन इस जिंक को पढ़ना होता है। पहला मैंने आपको बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है वो क्या करता है हमारी बॉडी में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करवा के वहां पे वो कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन जरूरी होती है रेस्पिरेशन के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा जब आप कल हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पढ़ेंगे।
तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि रेस्पिरेशन में काम आता है। और उसके अंदर कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है हमारा, जिंक मेटल आयन। तो मैं आपको यही चीज यहाँ पे बता रहा हूं, देखो जिंक कंटेनिंग एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज which is important for respiration in animals। एनिमल्स के अंदर हम भी आ गए, मतलब ह्यूमंस, तो ये मत बोलना कि अलग से लिखूंगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स बिकॉज इट कैटलाइजेस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। जो गैसेस होती हैं, गैसेस को पानी में डिसॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, रिएक्शन बड़ी धीरे चल रही थी। तो इस रिएक्शन को फास्ट अप करता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनको आपस में रिएक्ट करवा के बना देगा वो कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम था जो मैंने आपको बताया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। चलो, तो ये हमारे पास हमारा पहला एंजाइम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अभी अपने को अपना दूसरा एंजाइम जो है वो डिस्कस करना है। दूसरा एंजाइम है हमारा यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जो हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है उसके अंदर 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे और उसके साथ 3 मिथाइनॉल रेसिड्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। पैनक्रियाटिक जूस में ये प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है डाइजेशन में प्रोटीन्स की, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। तो ये वाला लास्ट प्रोटीन का टाइप है हमारा, सॉरी एंजाइम का टाइप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे लास्ट आप फिर डिस्कस कर रहे हैं जिंक वाला दूसरा एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो देखो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज contain zinc ions and consist of 300 amino acid residues and 3 methylal residues। मिथाइनल रेसिड्यूज। जो हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है उसकी जो चेन होती है एंजाइम की, उसमें 300 अमीनो एसिड होते हैं और 3 मिथाइनल रेसिड्यूज होते हैं। काम क्या करेगा ये? इट इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस which helps in digestion of proteins in animals and also helping protein metabolism। तो ये हमारे पास हमारा जिंक एलिमेंट था। सारे एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए, थ्योरी वाला काम हमारा खत्म हो गया। कल से फिर अपन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे मेटालोपोरफायरिंग्स के बारे में। वहां पे हमें हीमोग्लोबिन पढ़ना है, मायोग्लोबिन पढ़ना है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ना है, बोहर इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे कर्व भी पढ़ते होती हैं।
तो 2-3 दिन लगेंगे हमें मेटालोपोरफायरिन्स करने में। उसके बाद हमारा इसमें एक टॉपिक रह जाएगा विच इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो 3-4 दिन 5 दिन का काम है ये, इसको कोशिश करते हैं आप इसी वीक में पूरा करने की। बाकी चीजें फिर आप डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।